हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं बहुत क्विकली आपके साथ डिस्कस करूंगी सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए, नॉट जस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर योर सीयूईटी प्रेपरेशन। वैसे तो सेक्शंस लर्न करना कोई एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको सेक्शंस लर्न करने हैं, बट फिर भी कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आप 100 on 100 की तैयारी कर रहे हैं फिर तो यू शुड नो एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर सिलेबस, राइट? सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इस एक्ट के सेक्शन 4 में डेफिनेशन गिवन है पार्टनरशिप की, जो हम लर्न भी करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट? देन सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का हमें बताता है कि एक पर्सन को हम एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर अगर डीड में ऐसा हमने अग्री किया है, और अगर डीड नहीं है या अग्रीमेंट नहीं है तो सभी पार्टनर्स इस बात पे अग्री करने चाहिए, तभी आप किसी नए पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो। देन सेक्शन 37 ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इन अ शॉर्ट वीडियो ऑफ 4 to 5 मिनट्स, अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया था। अगर आप इसकी एप्लीकेशन समझना चाहते हैं, डू रेफर टू दैट वीडियो, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वैसे इसमें कहा गया है कि जब आउटगोइंग पार्टनर होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, तो फर्म ने उसे जो पेमेंट करनी है या उसके एग्जीक्यूटर्स को जो पेमेंट करनी है, अगर उसमें डिले होता है तो फर्म को इनमें से एक अमाउंट उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, विच इज आइदर द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट, या फिर उसके पैसे यूज करके फर्म ने जो भी प्रॉफिट्स कमाए हैं उसका जो प्रोपोर्शनेट शेयर बनता है वो हमें उसे एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। इसका ऑपरेशन समझने के लिए आई वुड से अगेन कि आप उस वीडियो को रेफर करें। सो दिस इज सेक्शन 37। उसके बाद सेक्शन 39 हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताता है कि जब पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, पूरी तरह से डिसॉल्व यानी यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज नहीं हो रहा बट खत्म ही हो रहा है, उस कंडीशन को हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ये हमें सेक्शन 39 ने बताया। और डिसोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें एक सेक्शन 48 और सेक्शन 49 भी इंपॉर्टेंट है, और थियोरी क्वेश्चन के लिए मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये जरूर करके जाना है आपने। तो जो सेक्शन 48 है इसकी हेडिंग है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये बताता है कि अगर डिसोल्यूशन के समय लॉस हो जाता है तो वो लॉस हम किस तरह से कवर अप करेंगे। पहले उसे हम प्रॉफिट्स में से कवर अप करेंगे अगर है, देन उस पार्टनर्स की कैपिटल्स से हम कवर अप करेंगे, और अगर फिर भी कवर अप नहीं हो पाता तो लास्टली हम पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं उन्हें यूज करके लॉसेस को कवर अप करेंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये सेक्शन 48 का जो सब पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ते हैं कि डिसोल्यूशन के समय जो फर्म के एसेट्स हैं उनको सबसे पहले हम यूज करते हैं टू पे ऑफ द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं पैसा लेने के लिए, पहले हम थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दिया हुआ है फर्म को उसे हम पे ऑफ करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल्स को पे ऑफ करते हैं, और अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख कर जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 49 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक फर्म के डेट्स होते हैं, नाम से ही पता लगता है जो फर्म ने पैसे देने हैं लोगों को, और एक प्राइवेट डेट्स होते हैं जो पार्टनर के पर्सनल लायबिलिटीज होती है। तो फर्म की प्रॉपर्टी को नंबर 1 हम यूज करेंगे फर्म के डेट्स को पे करने के लिए, और फिर अगर कुछ बच जाता है तो पर्सनल डेट्स पे ऑफ करने के लिए वो यूज हम कर सकते हैं। पर्सनल डेट्स किसके? पार्टनर्स के। बट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको हम नंबर 1 यूज करेंगे प्राइवेट डेट्स पे ऑफ करने के लिए, जो उसके पर्सनल डेट्स है, और फिर सरप्लस इफ एनी उसे हम यूज करेंगे फर्म के डेट्स पे ऑफ करने के लिए। तो किसी एमसीक्यू में वो आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने रिसेंटली कम्युनिटी पर भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा था। सो दिस इज सेक्शन 49। देन बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। तो यही दो एक्ट्स है ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अकाउंटेंसी सिलेबस के लिए, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में
हर तरह की डेफिनेशन गिवन है इन डिफरेंट सब सेक्शंस। जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। कंपनी मीन्स अ कंपनी। What a wonderful definition. Company means a company. But आगे भी देखो, incorporated under this act or any previous companies acts. जैसे आपको पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले वी हैड कंपनीज एक्ट 1956. So company is a company which is incorporated under this act or any previous companies acts. तो ये डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20. बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है, सभी सेक्शन 2 में गिवन है, बट अंडर डिफरेंट सबसेक्शंस। तो इतने सारे तो हम लर्न नहीं कर सकते, बट दिस डेफिनेशन आई शोड यू। देन सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये हमें बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है 100 पार्टनर्स, बट एट द मोमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी 50, यानी इस समय मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की कंडीशन है। बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इसको डिफाइन कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है टू नॉट मोर देन 100 पार्टनर्स, बट एट द मोमेंट 50 पार्टनर्स। देन सेक्शन 43 जो कंपनीज एक्ट का है, ये हमें शेयर्स के बारे में बताता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनके पास कुछ प्रेफरेंस होती है। किस तरह की प्रेफरेंस? उन्हें डिविडेंड पहले मिलता है कंपेयर टू द इक्विटी शेयर, सो प्रेफरेंशियल राइट ओवर गेटिंग द डिविडेंड। सेकेंड, ऑल्सो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी उन्हें प्रेफरेंस मिलती है, पहले उनकी कैपिटल लौटाई जाती है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो सेक्शन 43 हमें प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी बताता है, इक्विटी शेयर्स के बारे में भी बताता है। इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या लिखा है? एन इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। What a wonderful definition. Equity share is a share जो preference share नहीं है. In other words, shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital, उन्हें हम equity shares या ordinary shares कहते हैं। देन सेक्शन 42 हमें बताता है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो, जिसमें आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हो और उन्हें कहते हो कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करो। दिस इज नॉट एन ओपन पब्लिक ऑफर, दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42। देन उसके बाद सेक्शन 68 हमें बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में बताता है। जस्ट एक दो लाइन में आप इसको लर्न कर ले, नॉट मच इन डिटेल। बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में हमें बताता है सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। देन सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, ये इंपॉर्टेंट है। दिस टॉक्स अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करता है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बट लेट मी टेल यू, जो कंडीशन है हमारे पास कि कम से कम 90% ऑफ द इशूड शेयर्स, इतनी एप्लीकेशंस तो हमारे पास आनी ही चाहिए। ये जो 90% वाली कंडीशन है, ये सेबी ने दी है, ये सेबी की गाइडलाइंस है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेक्शन में डिफाइन नहीं है। सेक्शन में तो ये लिखा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कम से कम आपको इतनी एप्लीकेशंस मिलनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बट ये जो 90% वाली रिक्वायरमेंट है, ये हमें सेबी गाइडलाइंस ने दी है। देन सेक्शन 54 टॉक्स अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसके बारे में 1 और 2 लाइंस में आप प्रिपेयर करके जाएं कि एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स जो कंपनी के लिए बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें हम कंपनी के शेयर्स देते हैं एट अ डिस्काउंट। वैसे शेयर्स को हम एट अ डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते, सेक्शन 53 में लिखा है ये। तभी हम पढ़ते भी हैं कि शेयर्स को पार पे या प्रीमियम पे ही हम इशू करते हैं, बट इसकी एक एक्सेप्शन है, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कि सेक्शन 54 हमें अलाउ करता है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये हमें बताता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ थ्योरी क्वेश्चन, जैसे टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू बाय बैक शेयर्स, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स एटसेट्रा, वो आप देख कर जाएंगे। देन सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें बताता है कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो फॉर्मेट स्केड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब्ड है, उसे हमें यूज करना है। तो स्केड्यूल 3 में भी 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। देन जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो सभी नोटिफाइड हैं अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
देन दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन आपके लिए लर्न करना, बट आई जस्ट गिव यू कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपको रिसीव नहीं होती है तो कंपनी को जितना भी उसने पैसा लिया है वो रिफंड करना होगा, और अगर इसको रिफंड करने में 8 डेज से ज्यादा का डिफॉल्ट हो जाता है, 8 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, तो कंपनी को देना होगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, और ये लिखा है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर देयर इन योर सिलेबस। सो वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंपॉर्टेंट है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक नाम होता है, तो इसका नाम है इनटैंजिबल एसेट्स। ये हम गुडविल चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं अगर उसके लिए हमने कोई कंसिडरेशन पे की है, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बट परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं। इंपॉर्टेंट है। देन AS3 रिवाइज्ड, दिस टॉक्स अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो पूरा चैप्टर जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पढ़ते हैं दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, राइट। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इसका नाम है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये हमें बताता है आउट ऑफ मेनी अदर थिंग्स, एक चीज जो हमारे लिए रेलेवेंट है कि प्रपोज डिविडेंड है जो करंट ईयर का, वो एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। पहले डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, फिर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड को अप्रूव करते हैं, हो सकता है वो अप्रूव ना भी करें। तो जो इस साल का प्रपोज डिविडेंड है वो एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि हो सकता है शेयर होल्डर्स अभी इसे अप्रूव ना करें, इसलिए इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, बट हाँ एज नोट्स टू अकाउंट्स शो करते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट प्रपोज डिविडेंड, जो हमारे 3rd बुक में हम पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में भी पढ़ते हैं, और जो सब हेड और मेजर हेड्स वाला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, वहां पे भी पढ़ते हैं। देन AS16 जिसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट, वो हमें बताता है कि डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हमें राइट ऑफ करना होता है उसी साल में जिसमें हमने डिबेंचर्स को अलॉट किया है। इसे राइट ऑफ करने के लिए पहले हम यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट अगर वो है, और अगर वो काफी नहीं पड़ता है फिर हम स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसे राइट ऑफ करते हैं। दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। उसके बाद लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जैसे जो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, अब हम उसमें वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले वर्ड यूज होता था फिक्स्ड एसेट्स, बट क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम भी चेंज हो गया है फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसलिए हम फॉर्मेट में भी नाम अब डिफरेंट यूज करते हैं। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, राइट चैम्प। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन अकाउंटेंसी। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।